चलिए तो फिर हम फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट 8 सेविंग्स। सेविंग्स किसे बोलते हैं हम? तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। यानी सेविंग हमारी इनकम का वो पार्ट होता है जिसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं। मान लीजिए मेरी 100 रुपीज़ इनकम है और 100 रुपीज़ इनकम में से मैं 70 रुपीज़ खर्च कर देता हूँ, कंज्यूम कर देता हूँ। तो 30 रुपीज़ क्या हुआ जिसको मैंने कंज्यूम नहीं किया, ये मेरी क्या है, सेविंग है। तो सेविंग का मतलब कोई भी इनकम का वो पार्ट जिसे हम कंज्यूम नहीं करते, यानी सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से कंजम्पशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो वो सेविंग आ जाएगा। इनकम को हम वाई से दिखाते हैं हमेशा, आई से नहीं दिखाते इनकम को, क्योंकि आई से इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हमेशा इनकम को वाई से ही शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? तो देखिए नॉर्मली आप लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है, वितरण करना। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसका डिवीज़न, हमारी नेशनल इनकम को डिवाइड करना कहाँ पर, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट क्या है, इसको कैसे कहाँ डिवाइड करते हैं? तो देखिए अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उस चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स की नीड होती है। जो कंपलसरी होते हैं वो 4 फैक्टर्स, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर। यानी लेबर होगी तो जाके वो काम कर सकेंगे, प्रोडक्शन कर सकेंगे। अगर हमारे पास लैंड नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन करेंगे कहाँ पर? तो यानी लैंड भी होनी चाहिए। और उसके लिए कैपिटल की नीड भी होगी, पैसा भी चाहिए होगा। और उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योर यानी ऑनर भी चाहिए होगा। तो इन चारों में जो पैसा डिवाइड होता है, लेबर को दिया जाता है वेजेस, लैंड के बदले दिया जाता है रेंट, और जो कैपिटल लिया होता है उसके बदले दिया जाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बिजनेस स्टडी के फर्स्ट टॉपिक में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आप लोगों को पता भी होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा उस एक्टिविटी को बोलते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है और जहाँ पर इनकम का जनरेशन होता है। यानी किसी गुड्स एंड सर्विसेज का या तो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, और जो हमेशा इनकम या फिर प्रॉफिट से इंगेज होती है, जुड़ी होती है, ऐसी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन और प्रॉफिट। एग्जाम्पल देखिए, मेड कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, और अ टीचर टीचेज इन अ स्कूल। यानी किसी परिवार के लिए कोई मेड है जो खाना बना रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे। टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको भी पैसे यानी इनकम मिलेगी। तो जो भी मॉनेटरी गेन के लिए इनकम एक्टिविटी की जाती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेम अपोजिट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जहाँ जो मनी क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं की जाती, यानी एक्टिविटी विच आर नॉट कंसर्न विथ क्रिएशन ऑफ मनी और वेल्थ आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी जो मनी या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं की जाती, ऐसी एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे कोई हाउसवाइफ अपने घर के लिए ही खाना बनाती है तो उससे कोई भी
इनकम अर्न तो होती नहीं है अगर घर के लिए खाना बनाए तो। इसी तरह से कोई भी टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ाएगा, अपने ही बेटे को पढ़ाएगा, तो इसमें क्या होगा, उसको इनकम तो अर्न होगी नहीं। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम किसे बोलते हैं, तो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जब हमें चॉइस करना पड़े किसी चीज़ के लिए, जब चॉइस करने की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ही लिमिटेड हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी करना है, जिसकी वजह से हमें चूज़ करना पड़ता है कि किसका प्रोडक्शन करें और कितना करें। जैसा कि आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए। ये प्रॉब्लम कब अराइज होगी, ये प्रॉब्लम तभी अराइज होती है जब हमारे रिसोर्सेज कैसे होते हैं, स्केर्स होते हैं या फिर लिमिटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिली 100 रुपीज़, और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बाहर खाने पीने भी जाना है, आपको स्कूल के लिए नोटबुक भी परचेज़ करनी है, ठीक है, और आपको मतलब मान लीजिए मूवी भी देखना है, तो आप उस 100 रुपीज़ में क्या क्या करेंगे, कोई एक ही चीज़ हो पाएगी। तो आपको वहाँ पे चॉइस करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, कैसे होती है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का सबसे मेन रीज़न है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को कितना भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनके यूज़ कैसे हैं, अल्टरनेटिव, यानी एक ही चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पावर, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, फ़ैन भी चलाते हैं, ठीक है, बल्ब भी जलाते हैं, रेफ्रिजरेटर भी चलता है, टेलीविज़न चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इन रिसोर्सेज के यूज़ कैसे हैं, मल्टीपल या फिर अल्टरनेटिव। और तीसरा, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। हमारी इच्छाएं असीमित हैं, इसी की वजह से हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड ना हो तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। लेकिन हमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, स्कूल आना जाना करता है, पैदल आता है पैदल जाता है, तो अगर वो किसी के पास साइकिल देखेगा ना तो उसको लगेगा यार काश मेरे पास साइकिल आ जाती तो अच्छा होता। अब साइकिल मिल जाती है तो लगता है यार बाइक हो जाए मेरे पास तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाइक होती है तो फिर सोचते हैं बाइक में यार अच्छा बाइक हो जाए, स्पोर्ट्स बाइक, बुलेट ये हो जाए मेरे पास तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद मन में लगता है यार कार होनी चाहिए मेरे पास, कार आती है तो स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए, ठीक है, फिर लग्जरी कार में आ जाते हैं। फिर उसके बाद और बड़े बड़े, तो यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और लगातार ये राइज होती रहती हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं। इसी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्कार्सिटी। स्कार्सिटी किसे बोलते हैं हम, ठीक है, स्कार्सिटी को हिंदी में बोलते हैं, बहुत ही अजीब नाम है, दुर्लभता। यानी ये ऐसी सिचुएशन है जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो।
जब किसी की भी डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी। क्योंकि किसी भी चीज़ के रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, उसकी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज़ ग्रेटर देन इट्स सप्लाई। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं हम स्कैरसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हु इज़ कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर हम किसे कहते हैं? तो सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स सम काइंड ऑफ सर्विस टू अदर्स। यानी जो दूसरों को किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है उसको हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, आपका स्कूल है सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वो आप सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। जो स्कूल वाले हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है। इसी का अपोजिट अगर हम बात करें सर्विस होल्डर की, तो अ सर्विस होल्डर इज़ अ पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड फॉर इट इन द फॉर्म ऑफ वेजेज एंड सैलरीज। आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो सभी क्या हैं? सर्विस होल्डर। क्योंकि ये सभी सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइडर इन्हें सैलरी एंड वेजेस देता है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? आपका स्कूल। सर्विस होल्डर कौन हुआ? स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ये किसी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है दूसरे लोगों को। जो सर्विस होल्डर होता है वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम करता है, जिससे कि उसको क्या मिलेगा? या तो सैलरी मिलेंगी या तो फिर वेजेस मिलेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सर्विस प्रोवाइडर।